Student, good morning. Student, today's my topic is complex number NCERT exercise number 5.2. तो बच्चों NCERT 5.2 पर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ना है। बच्चों कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो XY पॉइंट के लिए बनाया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाता है तो लेट करते हैं कोई ऑर्डर्ड पेयर है Px, y। इसे अगर हम XY प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो x एंड y परपेंडिकुलर है। तो बेटा यहाँ पर ओरिजिन है 0 0 माइनस एक्स डैश माइनस वाई डैश, और ये अगर हम कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेते हैं तो ये बोलते हैं कि x, y है। तो बच्चों इसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन जो होता है, द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट। बच्चों जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन पे असाइन करते हैं तो उस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन। यानी बच्चों किसी भी ऑर्डर पेयर की बात करें तो वो ऑर्डर पेयर एक्स वाई भी होगा, और उसे एक्स वाई क्वाड्रेंट पे प्लेन प्लॉट करेंगे तो बोलेंगे बेटा ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। और अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करेंगे तो उसे बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन है। ओके बच्चों, क्लियर। अब देखिए, अब हम इसमें आपको बताते हैं इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट Px, y। आप लोगों ने ये 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि माइनस प्लस होता है और यहाँ पर माइनस माइनस होता है। ठीक है, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है x और प्लस एंड माइनस। बच्चों ये तो हो गया क्वाड्रेंट जिसे हम प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो बच्चों बोला जाता है x, 0। इधर लेंगे a डैश तो बोला जाता है माइनस एक्स, 0। अगर यहाँ y एक्सिस पे पॉइंट लेंगे तो बोलते हैं 0, y, और हियर कोई पॉइंट लेंगे तो बोलेंगे 0, माइनस वाई। ठीक है, बिकॉज इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो हो गया बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए या आर्गन प्लेन के लिए हमें इस पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करने के लिए हमें ये x, ये y और ये बच्चों x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन है। अगर हम रियल नंबर लेंगे तो x और y आपको पता ही है बोथ आर रियल नंबर। तो ये x हो गया और ये वैल्यू y हो गई। ये परपेंडिकुलर हमेशा होंगे, ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, देन ये y हो गया पॉइंट। तो हम इसे नाम दे सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बच्चों देखिए, ये जो x है ये रियल पार्ट है और ये जो y है ये इमेजिनरी पार्ट है, बट ये भी एक रियल नंबर है। y भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। बच्चों x एंड y बोथ आर रियल, बट x इज रियल पार्ट, y इज इमेजिनरी पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि x एक्सिस पर जो हम नंबर प्लॉट करते हैं वो यहाँ पर रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, बट y एक्सिस के रिस्पेक्ट पे हम इमेजिनरी नंबर लेते हैं आयोटा। जैसे आपको मैंने कल बताया था कि आयोटा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो रूट के अंदर निगेटिव होते हैं या रूट के अंदर लेस देन 0 हो। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर पॉइंट को लेंगे तो लिखेंगे माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि इधर के रिस्पेक्ट पे निगेटिव होगा ये पॉइंट। फिर अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और इस पॉइंट पर क्वाड्रेंट पे लेंगे तो x माइनस आयोटा वाई। ठीक है बच्चों, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड
प्लस माइनस। अब अगर हम एक्सेस की बात करेंगे, ये तो क्वाड्रेंट हो गए, अब हम एक्सेस की बात करते हैं। तो अगर हम एक्स एक्सेस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो हम उसे लिखने वाले होते हैं एक्स प्लस 0 या 0 आयोटा, यानी यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जो है वो 0 है एक्स एक्सेस पे, क्योंकि ओनली रियल पार्ट है बट इमेजनरी पार्ट नहीं है। इधर अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो लिखेंगे -x प्लस 0 आयोटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस आयोटा b फॉर्म। इसी तरीके से यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं तो बच्चों यहाँ पर बनेगा 0, क्योंकि x y एक्सेस पे x 0 होगा, प्लस यहाँ पे होगा आयोटा y, और यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो बनेगा 0 माइनस आयोटा y। ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लेन होता है। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट्स करते हैं तो उसे बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं कि वो पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट देखिए कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज दैट है z इक्वल टू है 2 प्लस 3 आयोटा। तो बच्चों हम इसे किस तरीके से प्लॉट करेंगे, 0 x एंड y, तो ये 1 2 एंड 1 2 एंड 3। तो इस पॉइंट का जो नाम होगा वो z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 2 हो गई और ये वैल्यू 3 हो गई। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर इसी तरीके से कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि z इक्वल टू -3 -4 आयोटा, तो हम इसे कैसे बनाने वाले हैं, ये वैल्यू -1 -2 -3 और -1 -2 -3 -4, यानी यहाँ पर ये पॉइंट्स बनने वाला है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर पॉइंट्स अगर हम लिखेंगे देखिए, अगर हम कोई और पॉइंट बनाते हैं इस टाइप से, जैसे एग्जांपल में दिया जाता है कि z वैल्यू 2 प्लस 2 है, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट तो कर रहा बट इसमें ओनली रियल पार्ट है। इसमें क्या है बच्चों, जैसे z की वैल्यू x ले लेते हैं तो ये रियल पार्ट हो गया। ठीक है, और अगर हम z की वैल्यू आयोटा y ले लेते हैं तो ये केवल इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में है कि z की वैल्यू है 3, तो इसको हम कहाँ पर प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है, x एक्सेस पर पॉजिटिव डायरेक्शन पे 3,0। और अगर यहाँ पर कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं -3, तो उसके यहाँ एज्यूम करने प्लॉट करने वाले हैं -3,0। इसी तरीके से कोई नंबर लेट कर लेते हैं 3 आयोटा, तो हम इसे यहाँ पर प्लॉट करेंगे और बोलेंगे 0,3। ठीक है, और यहाँ पर कोई नंबर अगर हम एज्यूम करते हैं z इक्वल टू -3 आयोटा, तो ये तो वर्टिसेस फॉर्म में लिख दिए गए बच्चों, 0,-3। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे इसे लिखेंगे तो इस नंबर को लिखेंगे z इक्वल टू 3, इसको लिखेंगे z इक्वल टू -3, और इस वाले पॉइंट को लिखने वाले हैं z इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को लिखने वाले हैं 0 माइनस 3 आयोटा। तो समझ में आ गया बच्चों कि आर्गन प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे की थ्योरी पर, मॉडुलस। देखिए, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पॉइंट या कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। तो बच्चों यहाँ पर मॉडुलस जो होता है उसको रिप्रेजेंट्स कैसे करते हैं, ये 0,0 है और यहाँ पर ऑन द एक्स एक्सेस x पॉइंट है, y एक्सेस के पैरेलल
एक y लेंथ है और ये पॉइंट बन गया x प्लस आयोटा y। तो ये x है, ये y है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे फाइंड करते हैं बच्चों, अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं तो लेंथ जो है, डायगोनल जो है ओ ए बी, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओ बी। बच्चों ओ बी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों कि जो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे कैसे शो करेंगे? देखिए मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस जो होता है, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन mod of z is called the modulus of complex, is the called of modulus of complex number, and it is distance between 2 points, origin and point z x प्लस आयोटा y। ठीक है बच्चों, यानी जो ये मॉड z होता है वो क्या होता है? मॉडुलस जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स, ओरिजिन o 0,0 एंड पॉइंट z x प्लस आयोटा y। यानी जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चंस की बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है मॉडुलस, तो यहाँ पर ये जो मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो O से लेकर B तक, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। देखिए अभी मैंने लिखा कि OB इक्वल टू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम Z की वैल्यू लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो जो डिस्टेंस है वो मॉड से शो करी जाती है। तो डिस्टेंस बोलेंगे OB इक्वल टू मॉड Z माइनस 0। बच्चों ये डिस्टेंस मॉड से शो करी जाती है z माइनस 0। तो z माइनस 0 यानी z का ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, तो ये मॉड z हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो z की वैल्यू प्लॉट कर देते हैं x प्लस आयोटा वाई माइनस 0। तो वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी वाली है? यहाँ आ जाएगा 0 माइनस करने में x प्लस आयोटा वाई। और इस मॉड का फॉर्मूला होता है कि OB इक्वल टू मॉड x प्लस आयोटा वाई को, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो मॉड है यहाँ से यहाँ तक वो कितना आ रहा है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों इसे मॉड ऑफ z से डिनोट करेंगे और इसे r से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे? r से। तो मॉड z इक्वल टू r होता है। ठीक है बच्चों, तो जो मॉडुलस होता है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोला जाता है कि मॉडुलस डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स, हियर z एंड ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है बच्चों। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, देखिए अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पर पॉइंट्स को, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो बच्चों हमने आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन ले रहे हैं और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले रहे हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था क्लास 10th में डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स का कैसे निकालते हैं। ये कोई A पॉइंट है और यहाँ पर कोई B पॉइंट है, तो ये आप पॉइंट्स लेते हैं x1, y1, ठीक है, और यहाँ पर B लेट कर लीजिए और यहाँ C कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर है।
तो बच्चों ये वाला पॉइंट होता है एक्स एक्सेस पे x1, 0। ये वाला पॉइंट अगर हम लेट करते हैं x2, y2, तो ये पॉइंट हो जाएगा x2, 0। तो बच्चों ये ओरिजिन है 0, 0, ये वैल्यू x1 है, ये वैल्यू x2 है, तो ये वैल्यू बचेगी डिस्टेंस बिटवीन ए बी x2 माइनस x1। तो बच्चों ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो वर्टिकल है ये y1 है और ये टोटल यहाँ y2 है, तो ये वैल्यू बचेगी y2 माइनस y1, यानी जो BC बचेगी y2 और ये y1 लेस हो जाएगी क्योंकि इतनी वैल्यू y1 है, तो y2 माइनस y1 बचेगी। अब अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो ये AC फाइंड हो जाता था बच्चों। तो AC पाइथागोरस से हम फाइंड करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 माइनस x1 है, ठीक है, x2 माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया क्लास 10th का डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स। पढ़ते थे ना हम लोग क्लास 10th में डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स। तो अब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए बात करते हैं। तो देखिए ऐसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पर Z1 है और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया Z2। तो Z1 के जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और इसको रिप्रेजेंट करेंगे x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है बच्चों, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। तो अगर हम देखें तो सेम हियर यहाँ पर ये 90 होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z1 एंड Z2, देन डिनोटेड बाय मॉड Z1 माइनस Z2। तो ये बच्चों ये डिस्टेंस हो गई Z1 और Z2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो D इक्वल टू हो गया Z1 माइनस Z2। तो बच्चों मॉडुलस से हमेशा क्या डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं इसमें से। बच्चों Z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। अब इस पर हम ये अप्लाई करें, रियल एक साथ कर लें, तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा कॉमन y1 माइनस y2 और यहाँ पर मॉड Z1 माइनस Z2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मॉड क्या लिखा जाता है। और बेटा अब हम इसको अगर मॉड करते हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी रियल पार्ट स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट एंड कॉफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू जो वैल्यू है Z1 माइनस Z2 की वैल्यू है और ये पॉइंट सेम है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे वो कोऑर्डिनेट पॉइंट पर हो और या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हो। तो फॉर्मूले में डिस्टेंस बिटवीन पे कोई भी फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों, फर्क इतना पड़ता है कि सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट यूज होते हैं और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट यूज होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। इस पे एग्जाम्पल बता देते हैं कैसे करना होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, जैसे फॉर द इफ z की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा है देन फाइंड मॉड z। तो मॉड z वैल्यू यानी मॉडलेस। तो बच्चों z की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, देन मॉड z इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये 9 हो जाएगा और ये वैल्यू 16, 25 यानी ये वैल्यू 5, यानी मॉड z की वैल्यू 5, यानी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 5। बट अगर बच्चों ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि z1 की वैल्यू है 7 प्लस 4 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है माइनस 3
प्लस 2 आयोटा। देन फाइंड करना है मॉड Z1 माइनस Z2। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं Z1 की 7 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट में कितना बचेगा ये बच्चों, रियल पे 7 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 10। या ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 3 प्लस आयोटा कॉमन 4 माइनस 2। बेटा ये 10 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, और इसका मॉड करेंगे तो हो जाएगा, इसका डिस्टेंस अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे परपेंडिकुलर लाइन से, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 4 यानी 104। ठीक है बच्चों, ये इसका मॉड हो जाएगा। अब यानी यहाँ पर हमें मिला कि इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर या टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पर है हमारे पास कि मॉडुलस के बाद अभी हम लोग इसकी मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अभी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत हैं और जो हमें क्वेश्चंस पे यूज़ करनी होती है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे जनरली बात करते हैं कि मॉडुलस पे ढेर सारी प्रॉपर्टी है, नियर अबाउट 14-15 तक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, जब हमें मतलब जेई के हिसाब से पढ़ना हो या आरडी के हिसाब से पढ़ना हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट की पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म देखिए बच्चों, लेट करते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज आ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन। ठीक है, तो बच्चों जब हम आर्गन प्लेन बनाते हैं, ये x है, ये y है, ये x डैश, ये y डैश है। तो ओरिजिन से अगर हम इसकी पोजीशन लेंगे तो z की वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस आयोटा y। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू x हो गई और ये वैल्यू जो हो गई y, वर्टिकल हॉरिजेंटल x, वर्टिकल y, देन z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। तो बच्चों अगर हमने कहा कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप थीटा है, मतलब ये जो लाइन है इसकी स्लोप थीटा है, इस लाइन की स्लोप थीटा एज्यूम कर लिया थीटा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, और इसकी ये लेंथ आ जाएगी मॉडुलस z, यानी अभी मैंने पढ़ाया था कि जो r होता है वो मॉड z से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसमें देखें कि ये जो वैल्यू है लेंथ है r है, इसका मॉड r है, तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा r cos थीटा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है r cos थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है r sin थीटा। तो बच्चों ये x की वैल्यू हॉरिजेंटल कंपोनेंट है r, ये थीटा, तो ये r cos थीटा बनता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट r cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा। अब ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, तो इस पे पुट कर देते हैं x प्लस आयोटा y में। तो यहाँ x की वैल्यू है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो यहाँ पर r कॉमन ले लेंगे तो इट बिकम cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो बच्चों ये है पोलर फॉर्म। ठीक है, ये पोलर फॉर्म है। अब बच्चों वेयर r क्या है, r है मॉड ऑफ z यानी मॉडुलस, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और थीटा जो है वो बोला जाता है बच्चों आर्गुमेंट ऑफ z। थीटा क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट z, मतलब इस z पॉइंट का जो थीटा है वो आर्गुमेंट है, और आर्गुमेंट थीटा जो डिनोट करते हैं, तो हम इसको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे,
टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा आर साइन थीटा यानी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर देखें आर से आर कट जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, तो थीटा होता है टेन इनवर्स। तो आर्गुमेंट जेड जो होता है वो थीटा को डिनोट करता है, आर्गुमेंट जेड थीटा, और थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो बच्चों ये आर्गुमेंट जेड है जो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स डिनोट करता है। तो यहाँ पर आर क्या है मॉडुलस है, बट थीटा क्या है आर्गुमेंट है। तो बच्चों जो आर्गुमेंट है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अलग होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अलग, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अलग, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अलग। तो हम आपको पहले आर्गुमेंट बताते हैं कि अब आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल करते हैं पहले। देखिए आर्गुमेंट, देखिए अगर हमारे पास ये x है ये y है और यहाँ x एक्सेस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही एंगल हम लेते हैं, आर्गुमेंट टेन थीटा यानी यहाँ पर कोई पॉइंट z है x प्लस आयोटा y, तो ये आर्गुमेंट थीटा होगा। और अगर सेकंड केस है बच्चों कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट दिया गया है z, तो ये आर्गुमेंट होगा थीटा। ठीक है, ये आर्गुमेंट थीटा। ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सेस से इसकी डायरेक्शन काउंट होती है। किस एक्सेस से? पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो ये ऐसे थीटा बनेगा, यहाँ पर जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई। और बच्चों जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये बनेगा थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों हम लोगों ने इस पे देखा कि आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है। लेकिन अब आर्गुमेंट की टू वैल्यूज होती हैं बच्चों, एक होती प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है और एक जनरल आर्गुमेंट होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? टू टाइप्स होता है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है जनरल। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ जो प्रिंसिपल, पहले जनरल जो होता है ये आपका जनरल बनाया गया है। देखिए मैं आपको दोनों पे बताता हूँ। देखिए जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट एक होता बच्चों जनरल आर्गुमेंट, ठीक है, और एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जब बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन पे बोला जाता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखिए, तो बच्चों उसमें थीटा की वैल्यू जो बिलोंग करती है वो माइनस पाई से पाई बिलोंग करती है। कितनी? माइनस पाई से पाई। देखते हैं कैसे। ये x है, ये माइनस एक्स डैश है, ये y है, ये y डैश है। पहले अगर हम देखेंगे तो माइनस पाई से पाई, यानी अगर हम देखेंगे तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो सिर्फ इतना काउंट होगा 0 से माइनस पाई, तो इस तरफ तो हो गया 0 से माइनस पाई। फिर हम इधर से देखेंगे तो 0 से पाई, क्योंकि बच्चों ये 0 है और ये पाई है, तो इस तरफ से हमने देखा 0 से पाई और इधर से देखेंगे 0 से माइनस पाई। तो इस तरफ इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस तरफ हम देख रहे हैं 0 से पाई, ठीक है, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट पर, और इधर वाले क्वाड्रेंट पे हम देख रहे हैं x बिलोंग्स टू माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0।
तो बच्चों प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू को हमें -π से π के बीच में लिखना होता है, ठीक है। और जो जनरल आर्गूमेंट होता है बच्चों, जनरल आर्गूमेंट आप इसको किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2π फॉर्म। जनरल आर्गूमेंट, जनरल आर्गूमेंट को 0 से 2π के बीच में हम लिख सकते हैं बच्चों। जैसे अब मैं आपको इनके पहले फॉर्मूले बताता हूँ कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखते कैसे हैं और जनरल आर्गूमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए देखिए हमें एग्जाम्पल दिया गया बच्चों, इफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और फाइंड करना है द जनरल आर्गूमेंट, जनरल आर्गूमेंट, ठीक है। तो जब हम जनरल आर्गूमेंट फाइंड करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो ये x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू भी 1 हो गई, z हो गया 1 प्लस आयोटा। तो बच्चों ये थीटा हो जाएगा और आर्गूमेंट जो z होगा, आर्गूमेंट z मैंने बोला कि वो tan थीटा होता है और वो लिखा जाता है y अपॉन x, यानी y की वैल्यू 1 अपॉन 1। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, यानी थीटा कितना आ गया 45, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/4। इसी तरीके से जब पॉइंट होता है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर हमने पॉइंट लिया होता z -1 प्लस आयोटा, तो बच्चों ये इधर पे बन जाता। अब ये आर्गूमेंट जो होता वो थीटा इधर से लेंगे, तो ये जनरल आर्गूमेंट होगा ना कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। तो जनरल आर्गूमेंट पे हम लोग क्या वैल्यू निकालते हैं, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन से अगर हम काउंट कर रहे हैं थीटा, तो ये वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या फाइंड होगी, tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, -y अपॉन एक्स, यानी फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो रही है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू लिख दी आएगी आप लोग को पता है बच्चों कि यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और ये -1 है। तो tan थीटा इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। तो tan थीटा कुछ बच्चे इसे -π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि tan -4 -1 होती है, और कुछ बच्चे इसे tan 3π/4 भी लिख सकते हैं। तो जो बच्चे इसको अगर हम लिखते हैं 3π/4, तो ये बच्चों इसकी वैल्यू बनेगी प्रिंसिपल आर्गूमेंट बनेगा। ये कौन सा बनेगा, प्रिंसिपल। तो ये वैल्यू होगी प्रिंसिपल और ये वैल्यू होगी जनरल। तो थीटा की वैल्यू जो -π/4 है इसे हम बोलेंगे जनरल वैल्यू है, और इसे जो थीटा की वैल्यू बोलेंगे 3π/4 तो प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हेडिंग डलेगी आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट। देखिए बच्चों अब हेडिंग डलने आ रही है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो बच्चों देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है फॉर एक्सेस। फॉर एक्सेस के लिए समझिएगा बच्चों, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है 0 0। एक्सेस में अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है z इक्वल टू एक्स प्लस 0 आयोटा, तो बच्चों इसका आर्गूमेंट z जो होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। बच्चों कौन सा आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वो होगा 0 डिग्री। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है निगेटिव साइड पे तो -x प्लस 0 आयोटा, तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा तो वो होगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होगा वो बोला जाएगा पाई। कितना बोला जाएगा, पाई। और यहाँ पर जब होगा, ठीक है, z इक्वल टू
0 प्लस आयोटा वाई, तो बोला जाएगा आर्गुमेंट जेड जो होगा वो होगा पाई बाई 2। और जब इस कोऑर्डिनेट पे निगेटिव डायरेक्शन पे होगा जेड 0 माइनस आयोटा वाई, तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा माइनस पाई बाई 2। क्योंकि बच्चों मैंने अभी बताया था कि अगर हम थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखते हैं तो हमें इस तरफ से देखना है, और अगर हम फर्स्ट और सेकंड की तरफ देखते हैं तो इस तरफ से देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई करता है। ठीक है, कितना करता बच्चों? माइनस पाई से पाई। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसमें थीटा की वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई। बच्चों देखो, अब जैसे ये तो हो गया एक्सेस फॉर क्वाड्रेंट, अब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अगर ये y है x माइनस एक्स डैश एंड y डैश, तो अगर बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर कोई पॉइंट होता है x प्लस आयोटा y, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसे डिनोट करते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x। बच्चों x और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं अगर हम प्रिंसिपल को आर्गुमेंट लिखते हैं। कौन सा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, जनरल नहीं है बच्चों। जनरल में हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लिख रहे होंगे। अब सेकंड में होगा तो माइनस एक्स प्लस आयोटा y है, तो देखिएगा यहाँ पे आर्गुमेंट z जो बनेगा वो बनेगा, ठीक है, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x, यानी हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं पाई माइनस थीटा। बच्चों क्या यूज कर सकते हैं? पाई माइनस थीटा। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉइंट होगा तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, और इस क्वाड्रेंट के लिए जो आर्गुमेंट होगा जेड वो लिखा जाएगा माइनस पाई। बच्चों इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस क्वाड्रेंट पे माइनस, तो ये माइनस पाई हो जाएगा और प्लस थीटा हो जाएगा, यानी इट मीन्स आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉइंट्स गिवन होगा तो ये वैल्यू होगी एक्स माइनस आयोटा वाई। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड जो होगा इसमें अगर प्लस थीटा है तो इसमें बच्चों माइनस थीटा होगा, यानी इसकी वैल्यू होगी माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं, और इसमें भी बच्चों थीटा बिलोंग्स टू कितना होगा? माइनस पाई से पाई। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स पॉइंट का आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में लिखेंगे तो वो बच्चों बन जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में लिखेंगे तो वो बन जाती जनरल वैल्यूज। ठीक है, तो हमें बुक में पूछा जाता है क्वेश्चन पे कि जनरल वैल्यू लिखनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। देखिए 2 एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर ये एग्जाम्पल दिया होता हमें कि इफ z इक्वल टू माइनस 3 आयोटा फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि अगर हम प्लॉट करते हैं इसे तो ये कहाँ पर पॉइंट प्लॉट होगा? ये इस जगह पर प्लॉट होने वाला है 0,-3, जेड की वैल्यू हो गई 0-3 आयोटा। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड होगा वो मैंने बताया था ऑन द एक्सेस के लिए माइनस पाई बाई 2 होगा। कितना होगा? माइनस पाई बाई 2। तो बच्चों माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 0 एंड पाई मैंने अभी बताया था, तो ये इसका आंसर होगा माइनस पाई बाई 2। और बच्चों अब इस वाले को बताते हैं एग्जाम्पल में। इसके लिए एग्जाम्पल ये, क्योंकि ये फॉर एक्सेस है और कोई हम क्वाड्रेंट के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिया गया, सपोज दैट दिया गया z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3।
और हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे लिखना है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड जनरल, ठीक है, दोनों वैल्यू प्रिंसिपल भी निकालनी है एंड जनरल वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, आर्गूमेंट। तो बच्चों हमने देखा कि अगर हम इसे पॉइंट प्लॉट करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट पे बनेगा। कहाँ बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसकी जनरल वैल्यू होगी थीटा, ये जनरल वैल्यू होगी, ठीक है, इधर से जनरल आर्गुमेंट देखा गया। और जो हम इस तरफ से देखेंगे, क्योंकि ये x है, ये y है, x डैश है, y डैश है, तो मैंने बताया था जब थर्ड और फोर्थ में कोई क्वाड्रेंट पे पॉइंट आता है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट आता है, तो हम उसे क्लॉकवाइज देखना शुरू कर देते हैं। कौन सा? क्लॉकवाइज। और अगर वो फर्स्ट सेकंड पे आता है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। बट जनरल में आप 0 से 2 पाई देख सकते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको क्लियर करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू में हमने पढ़ाया प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने बच्चों बताया आपको कि z इक्वल टू है -1 माइनस आयोटा √3। तो आर्गुमेंट z फॉर्मूला था -पाई प्लस थीटा, -पाई प्लस थीटा था tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। तो बच्चों -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड लिखा हुआ है -√3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स √3। और ये √3 कितने की वैल्यू होती है बच्चों? tan में √3 कितने की वैल्यू होती है? 60। अब बच्चों 60 की वैल्यू π/3 हो गया, तो ये हो गया π/3। तो अब एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा -2 π/3। तो ये बच्चों वैल्यू जो है ये हो गई प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट हो गया? प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल के लिए, ठीक है। अब हम इस पे जनरल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जनरल वैल्यू के लिए बच्चों इसी क्वेश्चन के लिए हम जनरल वैल्यू के लिए देखें जनरल वैल्यू क्या होती है। इसमें इस क्वेश्चन की जनरल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल वैल्यू क्या होगी? इसी सेम क्वेश्चन के लिए जनरल आर्गुमेंट ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। अब जनरल आर्गुमेंट ले लेते हैं। तो जनरल आर्गुमेंट में रखा गया, ठीक है। जनरल पे बच्चों किस क्वाड्रेंट पे है? ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। z की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3। तो हम लोग जनरल की वैल्यू बात कर रहे हैं तो ये इधर से फाइंड आउट होगा, ये जनरल हो गया थीटा। तो इस आर्गुमेंट को निकालने के लिए आपने देखा कि ये x है और ये y है। बच्चों जनरल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो -1 माइनस आयोटा √3 है उसको हमें लेट करना पड़ता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा के हिसाब से ये वैल्यू देखनी पड़ती है कि पोलर फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ता है। किस में चेंज करना पड़ता है? पोलर फॉर्म पे। क्योंकि अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं डायरेक्टली tan थीटा पे देख लेते हैं कि वैल्यू क्या। वैसे अगर आप चाहें तो इससे ना देख करके हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी थी? y अपॉन x। तो -√3 अपॉन -1। अब ये वैल्यू हो गई √3। तो tan थीटा इक्वल टू √3। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? 60। अब ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थोड़ा है, इसका क्वाड्रेंट क्या है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट पे लिखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? 180 प्लस थीटा। तो जनरल वैल्यू हो गई 180 प्लस थीटा से 180 प्लस 60 यानी 240, यानी बच्चों 4π/3। ये इसकी जनरल वैल्यू है बच्चों। इसी पॉइंट की ये क्या है? जनरल वैल्यू है 4π/3। तो बच्चों आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब निकालते हैं तो हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं।
और जब हम जनरल वैल्यू यूज करते हैं तो हम जनरली इसी तरीके से निकाल लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कितना बिलोंग करेगा। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा कितना बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। सेकेंड पे होगा तो π/2 से कितना बिलोंग करेगा, पाई। थर्ड में होगा थीटा कितना बिलोंग करेगा, पाई से 3π/2। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा तो थीटा कितना बिलोंग करेगा, 3π/2 से 2π। तो ये जनरल जो आर्गुमेंट होता है वो हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखना है, और बट प्रिंसिपल जो लिखना है वो -π और पाई के बीच में ही लिखना है। अब बच्चों लास्ट टॉपिक है आपका कि पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। देखिए पोलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए अभी हमने बताया था आपको पोलर फॉर्म में क्या होता है। ये थीटा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट जेड है, x + i/y, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया और ये r हो गया, मॉड ऑफ z √x² + y²। तो बच्चों ये था r cos थीटा और ये था r sin थीटा, ये 90 है। तो यहाँ पर बच्चों z की जगह पे वैल्यू कितनी आ गई, z = x + i/y में x की वैल्यू r cos थीटा + i/r sin थीटा। r कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा + i/, sin थीटा। तो z = r cos थीटा + i/, sin थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ये आपको पोलर फॉर्म बोली जाती है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर r की वैल्यू क्या है, r जो है वो मॉड ऑफ z है यानी √x² + y² है, और थीटा जो है वो आर्गुमेंट है। और बच्चों ये जो आर्गुमेंट है ये जनरल में ही लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है बच्चों, जनरल में। ये जो थीटा है वो आर्गुमेंट है, और हमें जनरल में बोले तो जनरल लिख सकते हैं जब, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल में लिखिए तो हम प्रिंसिपल में लिख देते हैं, ठीक है। अब ये आर्गुमेंट है थीटा। जैसे फॉर द एग्जांपल वर्किंग है, एनसीईआरटी मेथड में इसकी वर्किंग क्या होती है बच्चों वो भी बता देता हूँ। एनसीईआरटी मेथड क्या है, एनसीईआरटी मेथड, ठीक है। लेट करते हैं हम लोग z = x + i/y = r cos थीटा + i/, sin थीटा। तो बच्चों बोथ साइड क्या करते हैं, बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या आएगा, देखो x + i/y = r cos थीटा + i/, sin थीटा। तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, r cos थीटा = x, ये रियल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट में r sin थीटा = y, तो ये बोला जाता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे, स्क्वायरिंग प्लस एडिंग। जब हम स्क्वायर प्लस ऐड करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा r² कॉमन cos² थीटा + sin² थीटा, देन x² + y², ये वैल्यू 1 हो गई। तो r की वैल्यू हो गई x² + y², r की वैल्यू हो गई √x² + y², यानी मॉडुलस ऑफ z। और ये हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि मॉड z रूट कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई बच्चों पॉजिटिव। अब हम निकालेंगे r की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यानी अब आर्गुमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो बच्चों जब हम आर्गुमेंट निकालेंगे थीटा,
फॉर आर्गुमेंट, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए बच्चों, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डिवाइड करने से, ठीक है। इसको हम आर्गुमेंट अल्फ़ा लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा, ठीक है, आर से आर कट जाएगा टेन थीटा, और ये हो गया टेन अल्फ़ा। तो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स टेन थीटा, ये वर्किंग होती है बच्चों। और अब हम इसे किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, एक तो जनरल, ठीक है, और एक प्रिंसिपल। तो बच्चों इसमें जनरल में एनसीईआरटी में गिवन हो तो जनरल फॉर्म पे लिख देते हैं, वरना प्रिंसिपल में गिवन है तो प्रिंसिपल फॉर्म में लिख देते हैं। वैसे जनरली हमें देखा है कि जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो उनकी प्रिंसिपल वैल्यू पे नहीं दिए गए, जनरल वैल्यू पे दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल करा देते हैं आपको, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है चेंज इनटू पोलर फॉर्म, चेंज इनटू पोलर फॉर्म, और ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इस पे दिया गया z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है बच्चों। आप इसमें हम देख रहे हैं कि सारी जो थीटा पे जो वैल्यू दी जा रही है वो जनरल ना दे करके प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रिंसिपल। बच्चों इसमें जो भी वैल्यू लिखनी है वो सब किस में लिखनी है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे लिखनी है। मैंने देखा एनसीईआरटी के जितने भी आंसर हैं वो सब प्रिंसिपल पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले लेट करेंगे z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर -1 प्लस आयोटा इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, r कॉस थीटा की वैल्यू -1, ये रियल पार्ट हो गया, ठीक है। कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट हो जाएगा r साइन थीटा इक्वल टू 1, ये रियल पार्ट के इक्वल, इमेजनरी पार्ट के इक्वल, स्क्वायरिंग प्लस एडिंग कर देते हैं, ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग प्लस एडिंग। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर करके कॉमन r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 r स्क्वायर 1, दिस इज अ वैल्यू 2, r की वैल्यू √2। अब वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं कॉस थीटा के, तो बच्चों यहाँ पर आएगा कॉस थीटा √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, सॉरी -1 है, कॉस थीटा की वैल्यू -1/√2 और r साइन थीटा की वैल्यू है 1, यानी √2 साइन थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो बच्चों आप ये देखते हैं कि ये वैल्यू निगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव और कॉस निगेटिव, बच्चों किस क्वाड्रेंट पे पॉसिबल होगा, यस किस क्वाड्रेंट पे पॉसिबल होगा, साइन पॉजिटिव है कॉस निगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। किस क्वाड्रेंट पे होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू निगेटिव है। तो हमने आपके लिए आपको पढ़ाया था थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने पढ़ाया था -पाई प्लस थीटा, और इस क्वाड्रेंट के लिए -थीटा। तो हमें जो भी वैल्यू लिखनी है वो
प्रिंसिपल आर्गुमेंट देना है। तो बच्चों जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, किस क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे, कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आप देख रहे हैं ये 45 की वैल्यू होती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे वैल्यू लिखनी है तो हमें कितनी मिलेगी सेकेंड क्वाड्रेंट पे वैल्यू, पाई माइनस 45। तो यानी बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस 45। आप यहाँ देख लीजिए इस जगह पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो क्या बन रहा है, प्रिंसिपल। बच्चों कौन सी वैल्यू बन रही है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन रही है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा, थीटा 45 की वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा पाई बाई 4, यानी इसका बच्चों थीटा कितना है, 45 है, पाई बाई 4 है, ठीक है, पाई बाई 4। तो यहाँ आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो बच्चों ये थीटा की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4। तो एन पोलर फॉर्म कितनी आने वाली है, इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पोलर फॉर्म बनने वाली है, पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, -1 प्लस आयोटा, आर की वैल्यू √2, यहाँ आ जाएगा cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। तो ये बच्चों पोलर फॉर्म हो गई। तो पोलर फॉर्म में हम लोग थीटा की कौन सी वैल्यू लेते हैं बच्चों, प्रिंसिपल